हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एनालिसिस टॉपिक कवर किया था। वहाँ हमने वोल्टेज गेन, करंट गेन, इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, आर इन आर आउट के फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे। हमने ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड पाई मॉडल, आर ई मॉडल पढ़ा और ये हम स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ रहे थे। मींस हमने अभी तक जो भी सिग्नल्स अप्लाई किए इनपुट पे वो सब आपके स्मॉल सिग्नल, स्मॉल फ्रीक्वेंसी और स्मॉल एम्पलीट्यूड सिग्नल्स थे। ओके, अब हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजेटी इंटरनल कैपेसिटेंसेस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैपेसिटर टर्म का क्या मतलब है और इंटरनल कैपेसिटेंसेस हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जब हमने कॉमन एमिटर की एम्पलीफायर की एनालिसिस की थी तो हमने वहाँ पे दो एक्सटर्नल कैपेसिटेंसेस पढ़े थे। पहला था आपका कपलिंग कैपेसिटर और दूसरा था आपका बाईपास कैपेसिटर। सो CC1, CC2 एंड CE, अगर आपको याद हो तो हमने ये तीन कैपेसिटर्स एक्सटर्नली बायस किए थे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की एनालिसिस में। ओके, तो इसलिए हम उनको बोल सकते हैं एक्सटर्नल कैपेसिटेंसेस। यहाँ पे टर्म है आपका इंटरनल कैपेसिटेंसेस। क्लियर? तो कैपेसिटर क्या होता है अभी हम ये समझेंगे थोड़ा सा, और इंटरनल हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये हम देखेंगे। और बीजेटी मीन्स हम ट्रांजिस्टर के इंटरनल कैपेसिटेंसेस की यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है आपका कैपेसिटर, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इसका इंपिडेंस जो होगा वो दैट इज इक्वल टू 1/2πfc। क्लियर? तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी आपका डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंपिडेंस की वैल्यू आपकी इन्फिनिट होगी। क्लियर? इनफाइनाइट मीन्स हाई इंपीडेंस। और अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होगा, आपका जो इंपीडेंस है वो नियर टू जीरो और आप कह सकते हो लो वैल्यू को शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो इंपीडेंस की वैल्यूज हैं वो आपकी क्या होंगी, बहुत ही कम होंगी। ओके, तो कैपेसिटर केस में आपका जो लो फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस, लो फ्रीक्वेंसी में जो इंपीडेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और हाई फ्रीक्वेंसी में इंपीडेंस की वैल्यू कम होगी। ओके, तो इसीलिए जब भी हम स्मॉल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहे थे या हमने कहा कि हम एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में अगर कैपेसिटर की बात आप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्मॉल रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर आप एक हाई इम्पीडेंस या हाई रेसिस्टेंस वैल्यू अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो करंट है वो स्मॉल रेसिस्टेंस के थ्रू क्रॉस हो जाएगा, यानी पास होगा। तो आपको इस कैपेसिटर को या इस हाई इम्पीडेंस वैल्यू को कंसीडर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट यहीं पे अगर हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में एक पैरेलल रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टर पैरेलल में अप्लाई कर रहे हैं और उसका कुछ इंपीडेंस है यानी उसकी कुछ वैल्यू है, तो हमें डेफिनेटली इन दोनों को पैरेलल में पहले सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद उस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टर को एनालिसिस के लिए यूज करना होगा। तो यही चीज और आप कह सकते हैं कि यही जो पॉइंट है उसे हमें कंसीडर करना है जब हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जब भी हम अप्लाई करेंगे या यूज करेंगे सर्किट के अक्रॉस जहां हमने ट्रांजिस्टर अप्लाई कर रखा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो ट्रांजिस्टर क्या कुछ कैपेसिटिव इफेक्ट दे रहा है, और अगर वो कैपेसिटिव इफेक्ट दे रहा है तो हमें उस कैपेसिटेंस को या उस कैपेसिटर के इम्पीडेंस को अपने इक्विवेलेंट, और या आप कह सकते हैं जो भी हमारा रेसिस्टेंस है या इम्पीडेंस है उसके साथ उसे कंसीडर करना पड़ता है। क्लियर? तो आई होप अभी तक की बात क्लियर होगी कि कैपेसिटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ उसका क्या रिलेशन है, हम क्यों लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने ये बात जो करी वो थी आपकी लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको अभी तक ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि लो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो इम्पीडेंस है कैपेसिटर का वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें उसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर कैपेसिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि उसका जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और उस इम्पीडेंस को हमें कंसीडर करना होता है जब भी हम सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब भी हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तब हम कैपेसिटर को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम कैपेसिटर को कंसीडर करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या ट्रांजिस्टर कुछ कैपेसिटिव इफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है।
ओके, तो ये आपको मालूम है कि अगर हम एक कैपेसिटर की बात एक ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें, तो सपोज मैंने जैसे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रखा है, ठीक है। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, ये आपका एमीटर, ये बेस और ये आपका कलेक्टर। तो अगर हम सिंपल इसका देखें सिंपली, तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। तो यहाँ पर हमें कहीं कुछ कैपेसिटर दिखाई नहीं दे रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर हम एक इसके स्मॉल सिग्नल मॉडल की बात करें तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि ये एक आर पाई रेसिस्टर है, इसके पैरेलल में आपने एक करंट सोर्स ले रखा है। ओके, और आउटपुट पे यहाँ पे आपके कलेक्टर है। सो दिस वन इज एमीटर, दिस वन इज योर बेस, और ये आपका करंट सोर्स है। ओके, जीएम इंटू वी पाई, जो कि आपने आगे क्रॉस पोटेंशियल ले रखा है। ठीक, ये एक नॉर्मल जो रेजिस्टर था उसका आपने इक्विवेलेंट मॉडल लिया, लेकिन कब लिया, जब आप स्मॉल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो आपको देखना होगा कि क्या इस मॉडल में कहीं कैपेसिटिव इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैपेसिटर को ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा और एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे एनालाइज करना पड़ेगा, हमें देखना होगा कि क्या वो कुछ कैपेसिटर्स बना रहा है या कुछ चार्ज स्टोरेज फिनोमेना शो कर रहा है। क्योंकि कैपेसिटर का मतलब बेसिक सेंस क्या है, कैपेसिटर का सेंस है कि दो प्लेट्स, उनके अक्रॉस चार्ज होना चाहिए और बीच में डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है या जो बीजेटी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो हमने एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन या पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन लिया, यहाँ पर आपका चार्ज स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कैसे आता है, अभी जो हमने डायोड पढ़ा था तो डायोड में डेफिनेटली हमने देखा था यार, जब भी हम पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करते हैं तो वहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है जहाँ पे इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो वो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, आपके कैपेसिटर को फॉर्म करते हैं। ओके, तो क्या होता है वहाँ पे, देखिए कभी भी आप जंक्शन बनाते हैं तो एक साइड पॉजिटिव आ जाता है और एक साइड आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इमोबाइल आयंस होते हैं, तो इन इमोबाइल आयंस की वजह से आपको कैपेसिटिव इफेक्ट शो होता है। तो ऐसा ही कुछ बीजेटी केस में भी होता है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वो बने तो एनपीएन और पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन से ही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट आता है, तो यहाँ पे टोटल 3 कैपेसिटर्स आपके आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस में आते हैं। जब भी आप बीजेटी का कैपेसिटिव मॉडल देखते हैं तो सबसे पहला जो कैपेसिटर आप पढ़ते हैं वो है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ओके, सो हमने ये डायोड के केस में भी पढ़ा था, तो यहाँ भी इसको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोल रहे हैं और उसके जो नोटेशन है दैट इज CDE। इसको आप बेस चार्जिंग और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब भी आपका कोई ट्रांजिस्टर, यहाँ पर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, सो एनपीएन ट्रांजिस्टर जब आपका एक्टिव मोड में या आपका सैचुरेशन मोड में काम कर रहा हो। ओके, तो पहली कंडीशन ये है कि ट्रांजिस्टर शुड बी इन एक्टिव मोड और इन सैचुरेशन मोड। डेफिनेटली जब ये इस तरीके से काम करता है तो एमीटर बेस कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो हम यहाँ फॉरवर्ड बायस की भी बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि बेस रीजन में जो आपका ये बेस टर्मिनल है, जो सैंडविच आपने यहाँ पे एन पी एन से यहाँ बना रखा है, तो ये जो बेस रीजन है यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो डेफिनेटली ये पी टाइप है, तो यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब आपके एक्यूमुलेट होते हैं, डेफिनेटली जब आप क्या करेंगे, जब आप इमीटर और बेस को क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो दिस शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव और पी आपका जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर। जब ऐसा होगा या फॉरवर्ड बायस होगा, जंक्शन के अक्रॉस क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होगा, क्योंकि हमें करंट फ्लो करना है। तो जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होता है तो यहाँ पर आपके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। क्लियर। तो क्या होगा, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और एन टाइप में होल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे, इसका मतलब सिंपल क्यू, यानी कि आप कह सकते हो डेल्टा क्यू, यानी क्यू की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, क्यू प्लस डेल्टा क्यू इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। तो जब भी आप फॉरवर्ड बायस कंडीशन की बात करेंगे तो आपके बेस रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो स्टोर होंगे, स्टोर इन द सेंस जिनका जो अमाउंट है या जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा, और उस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है with the help of Qn, that is equals to tau f into IC. Okay, so charge
ये आपका फॉरवर्ड ट्रांजिशन टाइम है, जितनी देर के लिए आप कह सकते हैं कि वो रहे बेस रीजन में, जो उनका लाइफ टाइम था। और IC आपका करंट, कलेक्टर करंट, ठीक है। सो यहाँ पे टाउ एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो टाउ एफ आपका जो टाइम है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा W स्क्वायर डिवाइड बाय 2DN, जहाँ पे W आपकी जो है वो बेस विड्थ है, ओके, बेस की विड्थ, एंड dN is the diffusivity, okay, so diffusion constant of electron, so this is diffusion constant of electron, so its unit is time। तो dq by dt इक्वल टू करंट, ये हमें बताइए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे qn इक्वल टू w स्क्वायर डिवाइड बाय 2dn इंटू IC, ठीक है। सो दिस इज चार्ज, और टी जो टाउ एफ है आपको फॉरवर्ड बेस्ड ट्रांजिशन टाइम है। सो हम इसको यहाँ लिख लेंगे अभी। सो टाउ एफ इज, लिख लेते हैं, टाउ एफ इज फॉरवर्ड बेस ट्रांजिशन टाइम, ठीक। तो अब देखिए ये जो कलेक्टर करंट है, IC कलेक्टर करंट क्या है, किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, ये डेफिनेटली VBE की, जो भी आपने बेस इमीटर में पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। तो जब IC आपका VBE से रिलेशन रखता है, या फिर आप कह सकते हो VBE पे डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली QN भी आपका VBE पे डिपेंडेंट होगा। ओके, सो अगर VBE चेंज हो रहा है, इफ देयर इज अ चेंज इन VBE बेस टू इमीटर वोल्टेज, देन डेफिनेटली देयर इज चेंज इन कंसंट्रेशन, चार्ज कंसंट्रेशन। तो वही जो फॉरवर्ड बायस मैंने आपसे कहा कि अगर आप VBE की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपने अप्लाई किया है, तो डिप्लीशन विथ, और आप कह सकते हैं बेस विथ चेंज होगी, तो आपका जो माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन है, कैरियर कंसंट्रेशन है, वो चेंज होगा। ओके, तो C इक्वल टू Q इंटू V, तो चार्ज आपका जो है Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। ओके, सो हमें कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको VBE चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली चार्ज चेंज होगा। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, दैट इज CDE, सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली डेल्टा और DQN डिवाइड बाय DVBE, क्लियर। सो QN की वैल्यू अभी हमने यहाँ फाइंड आउट करी है, दैट इज टाउ एफ इंटू IC। सो हम इसको लिख सकते हैं, टाउ एफ आपका फॉरवर्ड ट्रांजिशन टाइम है जो कि कांस्टेंट होगा, सो DIC डिवाइड बाय DVBE। तो देखिए करंट डिवाइड बाय वोल्टेज, तो इसका रेशियो क्या होगा, ट्रांस कंडक्टेंस, तो हम इसको लिख सकते हैं इनटू GM। सो CDE इज इक्वल टू टाउ एफ इंटू GM, और GM का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, IC डिवाइड बाय VT। तो ये हमने फाइंड आउट किया। ओके, सो यहां से हमें एक रिलेशन मिला, दैट इज CDE इक्वल टू टाउ एफ इंटू IC डिवाइड बाय VT। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमें मिल गया है जो हमारे आगे काम आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम क्या कर रहे थे। हमने सबसे, देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये समझा कि BJT इंटरनल कैपेसिटेंसेस का मतलब क्या है। तो उसको हमने समझने के लिए सबसे पहले ये समझा कैपेसिटर क्या होता है, यहाँ पे कैपेसिटर का क्या मतलब है, क्यों यहाँ पे कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस किया गया, सीधा सा रिलेशन है फ्रीक्वेंसी से। तो हमने एक बार कंसिडर किया जीरो फ्रीक्वेंसी, एक बार कंसिडर किया इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। ओके, इंटरनल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो बीजेटी की इंटरनल कैपेसिटेंसेस हैं। CC1 CC2 CE आपके एक्सटर्नल कैपेसिटेंसेस थे। इंटरनल कैपेसिटेंसेस मींस ये मॉडल जो आपके PNP पढ़ रहे हैं, जब आपने उसको उसके इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट किया तो उसने एक रेजिस्टर R पाई दिया, एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बना। लेकिन जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो सिर्फ इतना नहीं रह जाएगा, यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स भी आएंगे, तो इसलिए हम इनको इंटरनल कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। किसमें हो रहे हैं, बीजेटी में, तो इसलिए बीजेटी इंटरनल कैपेसिटेंस है। तो इतना फंडा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने सबसे पहले
डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या कहता है? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहता है कि आपका ट्रांजिस्टर जब भी एक्टिव और सैचुरेशन मोड में काम कर रहा है, पहली चीज, तब आप क्या करेंगे, एनपी को आप फॉरवर्ड बायस करेंगे। एनपी को फॉरवर्ड बायस करने पे जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, यानी चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ और बाय द वेरिंग द अप्लाइड पोटेंशियल, दैट इज वीबीई। ओके, सो हम बेस इमीटर की बात कर रहे हैं, तो वीबीई आपने चेंज किया तो डेफिनेटली आपका चार्ज कंसंट्रेशन जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनका चेंज होगा। अब वो चार्ज कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है? कैपेसिटर मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्यू एन इक्वल टू टाउ एफ इंटू आई सी। टाउ एफ को हमने डिफाइन किया डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2dn। डब्ल्यू क्या है, dn क्या है, मैंने आपको समझाया। यहाँ वैल्यू आपने पुट की, देन आपको कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, इसकी यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखिए सी डी इक्वल टू डी क्यू एन ओ डिवाइड बाई डी वी बी बी। क्यू एन की वैल्यू आपने टाउ एफ इंटू आई सी रखी, तो टाउ एफ इंटू जी एम, और जी एम को आपने आई सी अपॉन वी टी से रिप्लेस किया, तो आपको मिल गया डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, और जिसका फॉर्मूला है टाउ एफ इंटू आई सी डिवाइड बाई वी टी। ओके, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है फॉरवर्ड ट्रांजिट टाइम पे, डीसी कलेक्टर करंट पे और थर्मल वोल्टेज पे। तो देखिए कभी जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे या आप किसी बुक से कोई न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो सेड्रा स्मिथ में आपको इसके बेस इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो वहां पे आपको क्या है, सपोज डीसी कलेक्टर करंट गिवन है, ओके, वीटी थर्मल वोल्टेज की वैल्यू 26 मिली वोल्ट गिवन है, टाउ एफ की वैल्यू आपको गिवन है। तो जैसे ही आप इन तीनों की वैल्यू पुट करोगे आपको मालूम चल जाएगा कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कितने फैरेड में वो वैल्यू होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दूसरे कैपेसिटर की। और जो दूसरा कैपेसिटर है वो है आपका, ओके, तो दूसरा कैपेसिटर जो है वो है आपका बेस एमिटर जंक्शन कैपेसिटेंस। ओके, बेस एमिटर जंक्शन कैपेसिटेंस। आप इसको डिप्लीशन कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। तो जैसा हमने डायोड में पढ़ा था वहां पर एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस था और एक आपका डिप्लीशन या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस था। ओके, सो डिप्लीशन कैपेसिटेंस, और इसको जब कैलकुलेट करके या आप कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, कंप्लीट वैल्यू ड्राइव करने के बाद, सो दिस इज सी जे ई नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस बी बी ई डिवाइड बाय वी ओ ई की पावर एम। ओके, सो ये फॉर्मूला है, हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं इसका, जस्ट हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लिया है, पिक किया है कि जो आपका बेस इमीटर जंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होती है। ओके, सो ये टर्म्स समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो m जो है आपका, m की वैल्यू, m है आपका ग्रेडियंट। ओके, सो m इज योर ग्रेडियंट। VBE आपका बेस टू इमीटर वोल्टेज। ओके, CJE नॉट, CJE नॉट वैल्यू है CJE की जब आपने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किए, मींस जीरो वोल्टेज। जब भी आपने जंक्शन के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तब उस केस में जंक्शन कैपेसिटेंस की वैल्यू दैट इज इक्वल टू CJE नॉट। ओके, सो आइडियल कंडीशन में, और आप कह सकते हैं टिपिकली जो CJE की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 2 से CJE नॉट। तो CJE नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी और आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इसकी वैल्यू को 2 CJE नॉट कंसीडर किया जाता है। सो ये है आपका बेस इमीटर जंक्शन। ओके, तो ये सिंपल कैपेसिटर है। जब आपने सपोज ये एक NPN ट्रांजिस्टर की बात करी, सो दिस इज योर N, ओके, सो दिस वन इज N, दिस वन इज P। तो ये आपका बेस है, ये आपका एमीटर है और ये आपका कलेक्टर है। तो आप यहाँ पे बेस इमीटर जंक्शन की बात करें तो बेस इमीटर जंक्शन जब भी आपने यहाँ पे बाइसिंग की नेगेटिव पॉजिटिव,
तो क्या होता है, यहाँ पर एक जंक्शन फॉर्म होगा, यहाँ पे इमोबाइल चार्ज कैरियर्स एक्यूमुलेट होंगे, मीन्स यहाँ पे जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आएंगे आपके, तो वो उसकी वजह से तो जो डिप्लीशन लेयर आपकी फॉर्म होती है बेसिकली, सो उस डिप्लीशन लेयर की फॉर्म की वजह से आपको क्या होगा, यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव कहें क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव, तो ये जो चार्ज मिल रहा है आपको ड्यू टू इमोबाइल आयंस, इसकी वजह से जो कैपेसिटर फॉर्म हुआ दैट इज योर डिप्लीशन कैपेसिटेंस। ओके, सो एक आपका एमिटर बेस जंक्शन के केस में बनेगा और दूसरा आपका कलेक्टर बेस जंक्शन के साथ बनेगा। क्लियर? सो तो ये मैंने आपको बता दिया सीजेई नॉट क्या है, वीबी है आपका बेस इमिटर वोल्टेज एंड वीओई इज योर बेस इमिटर जंक्शन बिल्ट इन वोल्टेज। सो वीओई की वैल्यू फिक्स होती है, गिवन होगी आपको, एम इज योर ग्रेडियंट, एम की वैल्यू फिक्स होगी, और टिपिकली हर कंडीशन मतलब मैक्सिमम कंडीशंस में सीजेई की जो वैल्यू है वो आपकी 2 सीजेई नॉट कंसीडर की जाती है। ओके, तो ये था आपका सेकंड, दैट इज योर बेस एमिटर कैपेसिटेंस। थर्ड है आपका बेस कलेक्टर कैपेसिटेंस। ओके, सो थर्ड इज collector base capacitance। सो हमने अर्ली इफेक्ट पढ़ा था। अर्ली इफेक्ट में हम क्या कर रहे थे, हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे, रिवर्स बायस वोल्टेज को। क्लियर? तो उससे क्या हो रहा था, बेस की विड्थ मॉड्यूलेट हो रही थी, चेंज हो रही थी। क्लियर? तो वही विड्थ चेंज हो रही है, कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होगी, तो वही वाला जो फिनोमेना है, आप कह सकते हैं वही जो इफेक्ट है या अर्ली इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आपको जो मिल रहा है रिवर्स बायस कंडीशन में। ओके, सो रिवर्स बायस कंडीशन। क्लियर? सो रिवर्स बायस कंडीशन कलेक्टर टू बेस, और इस कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किया जाता है सी म्यू से। सो सी म्यू नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस वी सी बी डिवाइड बाय वी ओ सी होल टू द पावर एम। सो एम आपका ग्रेडियंट है, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले उसमें बताया। सो दिस इज योर ग्रेडियंट, वी ओ सी इज योर कलेक्टर टू बेस जंक्शन बिल्ट इन वोल्टेज, एंड सी म्यू नॉट डेफिनेटली वो वाला कैपेसिटेंस या सी म्यू जब आपका अप्लाइड वोल्टेज 0 वोल्ट आपने जब अप्लाई किया है, सो दैट इज सी म्यू नॉट। ओके, सो ये 3 कैपेसिटेंसेस हैं, एक है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, एक है आपका बेस टू इमीटर, और एक है आपका कलेक्टर बेस कैपेसिटेंस। तो कलेक्टर बेस कैपेसिटेंस और जो इमीटर बेस है वो आपके डिप्लीशन कैपेसिटेंसेस हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ फाइनली 3 कैपेसिटर्स पढ़े, सी म्यू, सी डी ई एंड सी जे ई। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल, और आप कह सकते हैं कि हम जो आपका डिफ्यूजन कैपेसिटर है और जो आपका बेस टू एमीटर जंक्शन कैपेसिटेंसेस है उसको हम एक साथ कंबाइन करते हैं, दैट इज सी पाई, हमने उसको नाम दिया सी पाई, एंड दैट इज सी डी ई प्लस सी जे ई। ओके, सो दिस इज योर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एंड दिस इज योर बेस टू एमीटर जंक्शन कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर ये दोनों बेस टू इमीटर कैपेसिटर आप कह सकते हैं जंक्शन की हेल्प से आ रहे हैं, तो इन दोनों कंबाइन करके हमने एक नाम दिया दैट इज सी पाई। ओके, और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है वो आपको क्या है, सिंपल सी म्यू। ये एनालिसिस करके हमें पता चला कि बीजेटी में 3 इंटरनल कैपेसिटेंसेस होते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, बेस टू इमीटर कैपेसिटेंस एंड कलेक्टर बेस कैपेसिटेंसेस। इनकी वैल्यू क्या होती है, इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इनकी वैल्यू क्या होती है, वो इनके फॉर्मूले क्या हैं वो हमने देखा। आपको सिंपल वैल्यूज गिवन होंगी न्यूमेरिकल्स में, आपको इन कैपेसिटेंसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जब भी आप सर्किट एनालाइज करेंगे तो वहां पे उन कैपेसिटर्स को कंसीडर करना है।
ओके, सो अब हमें फाइनली ये कैपेसिटर्स मिल गए। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा जो हाइब्रिड पाई मॉडल था, उस हाइब्रिड पाई मॉडल में क्या चेंज आएगा। ओके, सो इसी चीज के लिए तो हम ये सब कर रहे थे ना। हमने क्या किया, हमने स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ा हाइब्रिड पाई मॉडल, और वहां हमने देखा कि वहां पर सिंपल एक रेसिस्टर था और एक आपका वोल्टेज सोर्स था, दैट इज GM इंटू वी पाई। लेकिन जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी हमने की, तो हाई फ्रीक्वेंसी में हमें रेस्पॉन्स या कह सकते हैं जो एनालिसिस थी वो चेंज हो जा रही थी। तो वो चेंज क्यों हो रही थी, वो चेंज हो रही थी ड्यू टू इंटरनल कैपेसिटेंसेस। तो हमने फाइंड आउट किया कि भाई इंटरनल कैपेसिटेंसेस कौन कौन से हैं। तो हमें मिले ये 3 कैपेसिटर्स। अब हम इन तीनों कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, इसके इक्विवेलेंट मॉडल में पुट कर देते हैं, यानी कि हाइब्रिड पाई मॉडल में उनको उनकी जगह पे रख देते हैं। तो देखिए कैसे रखे जाते हैं ये। सपोज ये आपका बेस टर्मिनल है। ओके, एक मिनट, बेस टर्मिनल, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ सोर्स से आपने कुछ इनपुट अप्लाई किया और यहाँ RS उसका सोर्स रेजिस्टेंस था, सपोज कर ले रहे हैं, अदरवाइज हमने आर पाई से स्टार्ट किया था। सो दिस इज योर आर पाई। ओके, देन आपने क्या किया, एक सोर्स लिया दैट इज GM वी पाई, जहां पे वी पाई आपका ये वोल्टेज था। ओके, ठीक है, तो ये आपका आउटपुट हो गया। ये आपका एमिटर टर्मिनल, ये आपका बेस टर्मिनल, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल, और ये आपका इनपुट हो गया। ओके, ये मॉडल हमने अभी तक पढ़ा था। अब देखिए क्या हुआ, अब हमें बेस और इमीटर के बीच में एक कैपेसिटर मिल गया। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, बेस और, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, हम क्या करेंगे, बेस और इमीटर के बीच में हमें एक कैपेसिटर मिल गया, और उस कैपेसिटर का क्या नाम था, उस कैपेसिटर का नाम था सी पाई। और ये सी पाई क्या क्या है, ये है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस प्लस बेस इमीटर जंक्शन कैपेसिटेंस। और एक कैपेसिटर हमें और मिला, वो कैपेसिटर हमें कहाँ मिला, बेस कलेक्टर जंक्शन कैपेसिटेंस। तो वो था आपका बेस और कलेक्टर के बीच में, और इसको क्या नाम दिया हमने, सी म्यू। तो देखिए अभी तक कोई फीडबैक नहीं था, अभी तक बेस और कलेक्टर आपस में कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने सी म्यू या इंटरनल कैपेसिटेंसेस की बात करी, तो देखिए सी म्यू आ गया बेस कलेक्टर के बीच में, और एक कैपेसिटर सी पाई आ गया आपका बेस इमीटर के बीच में। तो ये जो मॉडल आपको मिला, अब आप इसे कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल। ओके, आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। वैल्यूज क्या थी, कहाँ से ड्राइव हुई, वो मैटर कम करता है यहाँ पे, क्योंकि हमें सिंपल ये समझना है कि कौन से कैपेसिटर्स मिले, वो कहाँ पे पुट किए जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ की एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम वहाँ देखेंगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने में या उसके फॉर्मूले में सी पाई और सी म्यू का ही रोल है, वही डिसाइड करेंगे, यही कैपेसिटर्स डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। लास्ट में आपका जो कंक्लूजन निकला बहुत शॉर्ट था, इसको हम पहले भी कर सकते थे कि हमें सिंपल बताना था कि भाई बेस और कलेक्टर के बीच में कैपेसिटर अप्लाई कर दो और बेस और इमीटर के बीच में कैपेसिटर अप्लाई कर दो, तो ये आपका एक हाई फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल बन गया। ओके, बट उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सब पढ़ना पड़ा। हमने देखा कि ये कैपेसिटर्स कैसे कैसे बने, ये वैल्यूज हमने कैसे फाइंड आउट करी। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे, जब भी उसमें कुछ वैल्यूज दी होंगी, उससे हमें ये कैपेसिटर्स फाइंड आउट करने होंगे और उनको एनालिसिस में पुट करना होगा। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमने हाई फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, बीजेटी का हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।